नमस्ते साथियों। आज गांव सरकार की एक 30वीं कड़ी में हम आपसे चर्चा करने के लिए आए हैं। साथियों, आज का जो दिन है, आज का दिन बड़ा भारी है। पूरे देश में आज की स्थिति ये है कि इस कोरोना के दूसरे हमला ही मैं कहूँगा कि पूरे देश को इस समय इतना दुखी और परेशान कर दिया है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। आज जो स्थिति है, आप देखें कि जो पूरे दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक चारों तरफ एक तरह से हाहाकार मचा हुआ है। और इस बात के तो पहले बात, अभी हम लोग बड़ी मुश्किल से पहली बार कोरोना के मार से निकल पा रहे थे। अभी निकलने की सभी लोग कोशिश कर रहे थे, देश निकलने की कोशिश कर रहा था। तब तक ये दूसरी बार महामारी आ गई। अब लेकिन देखिए, पहली महामारी में तो ये था कि लोग सिर्फ समझते थे लोग कि बूढ़े और बीमार लोगों पर ये हमला करेगी, लेकिन इस बार इस महामारी ने किसी को नहीं छोड़ा है। यहाँ तक कि बच्चों तक को भी नहीं छोड़ रही है। और बूढ़े और बीमार लोगों को तो छोड़िए, बहुत सारे युवाओं को ऊपर हमला कर रही है। दूसरी सबसे इस महामारी में सबसे खतरनाक बात यह है कि ये समय नहीं दे रही है। पहली बार क्या होता था कि कोई भी इस बीमारी से ग्रसित होता था, इस महामारी से जब भी कोई ग्रसित होता था तो 5-7 दिन 8 दिन का उसको मौका मिलता था और वो अपने को उस हिसाब से अस्पताल में की व्यवस्था करना या तमाम चीज़ें के करने में सफल होता था। अब ये महामारी ये भी मौका नहीं दे रही। दूसरे जो सामान्य टेस्ट होते थे, जिससे सामान्य टेस्ट के मालूम हो जाता था, पता लगता था, तो उससे लोगों को अपने को बचत में मदद मिलती थी। अब इसके जो सामान्य टेस्ट हैं शुरुआती दौर के, उससे भी पता नहीं लग रहा है। तो ये टेस्ट से भी पता जल्दी नहीं लग पा रहा है। तो दवाएं जो अभी तक आई नहीं, और सबसे बड़ी उम्मीद ये थी कि जब कोरोना का टीका आ जाएगा तो उसके बाद लोग इस बीमारी से एक तरह से करीब मुक्त हो जाएंगे। ये अलग बात है कि अभी सबको टीका नहीं लगा, लेकिन जिन लोगों को टीका लगा भी है, पहला टीका लगा है उनको भी प्रभावित कर रही है, जो दूसरी बार टीका लगा है उनको भी प्रभावित कर रही है। तो एक बड़ा भय का वातावरण पूरे देश में एक फैल गया है और हर आदमी बड़ी अनिश्चितता में हो गया है कि क्या करें, क्या होगा, क्या नहीं होगा। पिछले बार इतना भय नहीं था, पिछले बार आशा थी, और इस बार जो है वो आशा भी धीरे धीरे लोगों के मन में अंदर डर के नाते वो आशा भी उतनी मजबूती के साथ दृढ़ता नहीं आ रही है। लेकिन मैं कहूँगा कि देखिए, चाहे जो भी मुश्किलें आएँ, जब आएंगी तो झेलना पड़ेगा, और हम लोग अपना आत्मबल और आत्मविश्वास हम लोग को नहीं खोना चाहिए। और एक बहुत पुरानी कथा है कि ईश्वर ने कहा कि हमारे भरोसा रखो, और हमारे भरोसा रखो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। देखिए, मौत तो मान के चलिए कि ईश्वर के हाथ में है। ये बहाना होता है, चाहे महामारी का बहाना हो, चाहे एक्सीडेंट का बहाना हो, चाहे कोई भी बहाना हो, वो तो अलग बात है। तो आप ये सोचिए कि हमारे मौत हो जाएगी, हम मर जाएंगे इस बीमारी के नाते, ऐसा नहीं है। आखिर में आप ये मानिए कि सारी दुनिया तो ख़त्म नहीं हो जाएगी इस महामारी से। कुछ लोग नहीं रहेंगे, अलग बात है, लेकिन सारी दुनिया तो ख़त्म नहीं होने वाली है, दुनिया रहेंगे लोग। ये अलग बात है कि दुख बहुत होता है इस महामारी से। रोज़ पहली बार तो हमारे एक भी मित्र और संबंधी कोरोना के प्रभावित नहीं हुए थे, लेकिन इस बार तो कम से कम मेरे जाने वाले और हमारे मित्र मंडली के लोग या हमारे शुभेच्छु जो बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, उसमें 75% लोग, उनका परिवार इस महामारी से ग्रसित है। तो मैं यही उनसे कहता हूँ कि आप लोग साहस के साथ उसका सामना करिए और ईश्वर पर भरोसा करिए। जो होना होगा, लेकिन अगर ईश्वर पर भरोसा करेंगे तो आप इस संकट से बाहर होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, बड़ा दुख का अवसर है। लेकिन अब एक बात, ये एक संदेश भी है इसमें। आप ये देखिए कि जितने भी कोरोना के ये जो महामारी फैली है, कहाँ फैली। सबसे बम्बई हमारे हिंदुस्तान के सबसे घना स्थान है, जहाँ आबादी वाला स्थान है। बम्बई में, दिल्ली में, पुणे में,
आप सबसे ज़्यादा देखिए वहाँ महामारी हो रही है, बेंगलोर में, लखनऊ में। तो ये जो बड़े बड़े शहर हैं ना, अगर आप देखिए वहीं तो ये सबसे ज़्यादा महामारी फैली है। इसके मुकाबले अगर आप गांव में देखिए तो गांव में महामारी नहीं फैल पा रही है। 1 अरब से ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं। आखिर में गांव के लोगों में इतनी तेज़ी से महामारी अगर गई भी होगी, छुटपुट 1-2-4 लोगों का गई होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना कि गांव में महामारी इस तरह से फैली जैसे कि इन जगहों पर फैली। तो मैं इस बार बार देखिए, हम इस बात को कहते भी आ रहे हैं और बार बार समझा भी रहे हैं लोगों को, पूरे देश के लोगों के सामने रख रहे हैं कि जो भारत की ग्रामीण जीवन है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसकी उपेक्षा मत करिए। और इस बात को भी आप प्रमाणित इस बात से भी होता है कि देखिए, पहली महामारी जब आई थी कोरोना की, जो पहला दौर था मार्च 2020 से शुरू हुआ था, उस समय में देखिए आप गांव की जो जीडीपी थी, सबसे गांव की फसलें बहुत अच्छी हुई। गांव में जो कृषि जो कार्य क्षेत्र है सबसे ज़्यादा जीडीपी उसी ने दिया, वहाँ कुछ प्रभावित नहीं हुआ। इस बार भी दूसरी महामारी आई, देखिए इस बार भी हमारी फसलें बहुत अच्छी हैं, गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छा है। और एक फोरकास्ट मैंने पढ़ा था कि अभी इस साल बारिश भी खूब अच्छी होगी, यानी कि खरीफ का भी फसल हमारे ये बहुत अच्छे होने वाला है। तो देखिए, ग्रामीण जीवन क्षेत्र जो हमारा है और जो ग्रामीण जीवन पद्धति है, वहाँ इससे बड़ी इतनी बड़ी महामारी को भी झेल लेने की उसके अंदर पूरी क्षमता है। तो मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि जो गांव सरकार की बात या गांव के ऊपर ध्यान देने की बात मैं इसलिए कहता हूँ कि जो भारतीय जीवन पद्धति है उसमें समझ लीजिए कि संकट से संकट में भी आपको भारतीय जीवन पद्धति उबारने के लिए और बाहर निकाल लेने के लिए सक्षम है। ये चीज़ें आपको देख लीजिए प्रमाणित हो रही हैं, आपके सामने प्रमाणित हो रही हैं। तो इसलिए हम बार बार ये जो गांव सरकार का विचारधारा लेके आए हैं कि हम जब इतने मुश्किल के इतने संकट को झेल सकते हैं, तो अगर हम गांव को उसके असली स्वरूप में विकसित करें तो गांव को तो संपन्न कर ही सकते हैं, पूरे देश को भी संपन्न बना सकते हैं और पूरे देश के लोगों के जीवन को हर प्रकार से सुरक्षित और स्वस्थ बना सकते हैं। तो इसी ये भूमिका के साथ मैं साथियों, आज का जो गांव सरकार का जो 31वीं कड़ी है उसमें हम संविधान की जो अनुसूची 11वां है, जैसे मैंने कहा कि 11वें अनुसूची में हमारे 29 विभाग दिए गए हैं। तो उस 29 विभाग में हम आज 8वें विषय पर चर्चा करेंगे। 8वां विषय क्या है कि ये है लघु उद्योग, और जिसमें खाद्य प्रसंस्करण भी शामिल है। लघु उद्योग के साथ प्रसंस्करण का, ये खाद्य उत्पादन के प्रसंस्करणों का भी शामिल किया गया। तो अब ये लघु उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण, अब आप देखिए कि ये भी लघु उद्योग के बारे में आप सभी जानते हैं, वो कोई मुश्किल विषय नहीं है, सभी उद्योग जानते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि लघु उद्योग क्या है, इसको आपको समझने की जरूरत है। और लेकिन खाद्य प्रसंस्करण के बारे में तो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ये क्या है भाई। खाद्य प्रसंस्करण शब्द भी कुछ ऐसा है कि फूड प्रोसेसिंग अंग्रेजी में कहते हैं, कि शब्द ऐसा है कि जो कि गांव में प्रचलित नहीं है। उसका क्या होता है खाद्य प्रसंस्करण, ये फूड प्रोसेसिंग, ये तो जानते हैं लोग, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ये क्या है। ये शब्द गांव में बहुत प्रचलित शब्द नहीं है। तो साथियों, ये मैं कहना चाहता हूँ कि इसको आप समझिए। गांव के ये पहले लघु उद्योग है क्या। देखिए, उद्योग तो आप सब समझते हैं, लेकिन लघु उद्योग का मतलब ये होता है कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारे वस्तुएं जरूरत पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें जरूरत पड़ती हैं। कपड़ा है, मशीन है, सवार गाड़ी है, मोटर है, हथियार है, तब हजारों चीज़ें हैं जो कि मनुष्य के जीवन में वस्तुओं के रूप में, एक तो अनाज है जो भोज्य पदार्थ के रूप में होती हैं, लेकिन ये वस्तुएं के रूप में बहुत चीज़ें हैं जो मनुष्य अपना प्रयोग करता है तमाम, कुछ कार्य करने के लिए, कुछ को आराम पाने के लिए, कुछ अन्य चीज़ों से के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि उसको ज़रूरत पड़ती है। अब इन चीज़ों का जो उत्पादन होता है ना, इसी को कहते हैं उद्योग। किसी न किसी उद्योग के माध्यम से इनका उत्पादन किया जाता है। तो ये उत्पादन को जो जिस तरह से किया जाता है, इसी को आप कहिए उद्योग।
अब उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है? उत्पादन के देखिए कि उद्योग के माध्यम से किया जाता है, लेकिन लघु उद्योग को क्या है, इसको उसमें कोई उद्योग में मतलब कौन सा काम छोटे स्तर से होता है, कौन सा काम बड़े स्तर से होता है, कौन सा बहुत बड़े स्तर से होता है। बहुत सारे उत्पादन ऐसे हैं कि वो छोटे स्तर पर भी होते हैं, मध्यम स्तर पर भी होते हैं, बड़े स्तर पर होते हैं। बहुत से उत्पादन ऐसे होते हैं जो सिर्फ बड़े स्तर पर हो जाते हैं। अब जैसे मोटर बनाना हो और जहाज बनाना हो तो ये तो छोटे स्तर पर नहीं हो सकता, इसके लिए तो बड़ा उत्पादन केंद्र होना चाहिए। और लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको छोटे स्तर पर बन सकता है। मान लीजिए कुर्सी बनाना हो, मेज बनाना हो, तो ये तो छोटे स्तर पर हो सकता है, बड़े स्तर पर भी हो सकता है, बहुत बड़े स्तर पर हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं लघु उत्पादन के, छोटे स्तर पे होते हैं और बड़े स्तर पे होते हैं। उन्होंने लघु उद्योग की कैटेगरी में रखा है कि अभी देखिए कोरोना का जब पिछला महामारी आई थी तो आत्मनिर्भर भारत में सरकार ने एक बड़ी घोषणाएं बड़ी बड़ी की और पहले 1 करोड़ लागत तक के जो था पूंजी, उसको उन्होंने लघु उद्योग बनाया। अब जब आत्मनिर्भर भारत की योजना लाया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, 10 करोड़ तक की पूंजी को उन्होंने लघु उद्योग में शामिल कर दिया। मतलब 1 करोड़, ये 10 करोड़ तक की अगर आप पूंजी कहीं लगाते हैं तो लघु उद्योग में आ जाएगा, और उसके ऊपर लगाएंगे 10 से 50 करोड़ तक तो मध्यम आएगा। 10 करोड़ से नीचे जब लगाएंगे तो उसको कहते हैं सूक्ष्म उद्योग, माइक्रो इंडस्ट्री बोलते हैं, सूक्ष्म उद्योग बोलते हैं। तो ये लघु उद्योग का समझ लिया कि मतलब उत्पादन कुछ भी करिए, लेकिन पूंजी से उन्होंने जोड़ दिया कि इसको। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया है कि बहुत से उद्योग को क्या करते हैं ना कि ये सुविधा दी जाती है। देखिए, उद्योगों को सुविधा दी गई है, सरकार ने इसमें इसको एक बोलते हैं कि MSME सेक्टर। आप ये नाम इधर बहुत आया होगा, पिछली बार आपने देखा कि इस सेक्टर का बड़ा नाम आया। MSME क्या है? M मतलब माइक्रो, S मतलब स्मॉल, और फिर M मतलब मीडियम, और E का मतलब इस्टेब्लिशमेंट। तो MSME इसको कहते हैं कि जो कि इंडस्ट्री इसमें लगाएंगे उसको MSME कहते हैं। गांव के लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अखबारों में पढ़े होंगे भाई MSME सेक्टर, MSME सेक्टर, बहुत नाम आ रहा है। उसका ही मतलब है कि इस तरह की इंडस्ट्री जो है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम जो इस्टेब्लिशमेंट है, उद्यम, इस्टेब्लिशमेंट मतलब उद्यम, उन उद्यमों को MSME। और इसके लिए एक कानून बना है, MSME एक्ट है, कानून भारत सरकार ने बनाया है। इन उद्योगों को जो इसमें शामिल किया गया है कि उसके लिए कानून बना है, और इनको सरकार बहुत सारी सुविधाएं इनको देती है। इनको लोन दिया जाता है, इनको कम इंटरेस्ट पर लोन मिलता है, इनको पेमेंट का छूट मिलती है, इनको जल्दी लोन मिलता है, इनके लिए तमाम तरह की बिजली में छूट मिलती है, बहुत तमाम तरह की सुविधाओं पर दिया जाता है। तो इसलिए इसके ताकि इस तरह से उनका विस्तार हो, आगे बढ़े। देखिए, किसी भी देश को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कृषि तो भारत की तो मेन है। 75% जैसे 60-70% से नहीं करीब, मैं तो कहता हूँ 75% भारत में कृषि पर आधारित है। अगर कृषि के साथ अगर उद्योग भी आप जोड़ दीजिए तो बड़ी तेज़ी से जो कृषि में कमी रहती है वो उद्योग से। उद्योग में क्या होता है कि आपको रोजगार मिलता है, और कृषि में उतना रोजगार नहीं सृजन हो पाता है, और कृषि में 12 महीना रोजगार नहीं रहता है। उद्योग में क्या होता है कि 12 महीना रोजगार रहता है और ज़्यादा लाभ मिलता है, तो उसमें पूंजी के हिसाब से आपको लाभ अधिक मिलता है, तो उससे संपन्नता आती है। तो किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए समझ लीजिए कृषि और उद्योग बिल्कुल समानांतर अगर चलेंगे तो वो देश बहुत जल्दी तरक्की कर जाता है और देश बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचने लगता है। अगर कृषि को उपेक्षित करेंगे तब भी देश खत्म नहीं आगे बढ़ पाएगा, और उद्योग की उपेक्षा करेंगे तब भी देश, क्योंकि तब कृषि में भार बढ़ जाएगा। और जब उद्योग को कृषि को छोड़ देंगे, केवल उद्योग पर भार देंगे, तो इतने उद्योग की क्षमता नहीं है कि इतने लोगों को रोजगार दे सके। तो दोनों का तारतम्य बना के हम बना सकते हैं। और लघु उद्योग और ये जो MSME सेक्टर क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं लगती है, और ये गांव-गांव, शहर, कस्बे तक फैला हुआ है चारों तरफ पूरे देश में। जैसे कृषि पूरे देश में चारों तरफ फैली हुई है,
उसी तरह ये इस तरह के उद्योग भी हर जगह चारों तरफ फैले रहते हैं। तो इस तरह जो आय है उसका भी वितरण पूरे देश भर में चारों तरफ इसका होता है और सबको रोजगार अपने जहाँ है उसके आसपास लोगों को रोजगार मिलता है, तो इसलिए उद्योग का है। लेकिन अब देखिए, अब लघु उद्योग का जहाँ तक सवाल है, लघु उद्योग का जो गांव के लोग ये मत समझें कि लघु उद्योग और में गांव में मतलब दो चीज़ में भिन्नता है। गांव में दो उद्योग और हैं, कुटीर उद्योग और ग्राम उद्योग, तो वो अलग चीज़ है। देखिए, कुटीर उद्योग और ग्राम उद्योग को लघु उद्योग मत समझिए। बहुत से लोग समझते हैं कि लघु उद्योग मतलब कोई भी गांव में जो उद्योग चलता है वो लघु उद्योग नहीं, वो नहीं है। गांव में कुटीर उद्योग और ग्राम उद्योग अलग चीज़ें हैं, वो अलग से विषय दिया गया संविधान में, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। और इसलिए आज स्पष्ट कर लीजिए कि लघु उद्योग अलग चीज़ है, कुटीर उद्योग और ग्राम उद्योग अलग चीज़ है, जिनकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो अब लेकिन अब 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की जो पूंजी वाला है वो लघु उद्योग है। तो गांव में ग्राम पंचायत स्तर पर ये इसका बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझता कि इस तरह की बहुत उपयोगिता ग्राम पंचायत गांव स्तर पर 10 करोड़ की उद्योग की कोई उपयोगिता है, क्योंकि उतनी क्षमता लोगों में नहीं है। वो लोन भी नहीं मिले, कहाँ से ले पाएंगे, उनके पास उतनी क्षमता भी नहीं है। लेकिन जो छोटे छोटे गांव में, जो बहुत गांव ऐसे हैं जो कस्बे के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं, बहुत सारे गांव हैं, तो वो जो कस्बे वाले क्षेत्र हैं और भारी संख्या में भारत में इधर जब तक आज़ादी के बाद से बहुत सड़कों के किनारे किनारे और या पहले जो पुराने कस्बे, बहुत तेज़ी से कस्बों का विस्तार हुआ है। तो उन कस्बों में ये लघु उद्योग समझ लीजिए, उन गाँवों में, कस्बे मत हैं तो गाँव ही नाम भले कस्बा पड़ गए, तो उन गाँवों में जिनकी आबादी 10 लाख, 8 लाख, 20,000, 50,000, 2 लाख, ये जो कस्बे हो गए हैं, उसमें ये जो लघु उद्योग है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और उसके बारे में इन गाँवों के लोगों को अच्छी तरह जानना और समझने की आवश्यकता है। तो इसके ये समझ ले लघु, लेकिन जो हमारे इस लघु उद्योग के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है आज परिप्रेक्ष्य में, वो जो फूड प्रोसेसिंग है, वो गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और फूड प्रोसेसिंग, देखिए आप फूड प्रोसेसिंग ऑलरेडी आप सब करते हैं, लेकिन अब ये फूड प्रोसेसिंग का एक नया दौर शुरू हो गया। क्यों नया दौर शुरू हो गया? फूड प्रोसेसिंग है क्या? फूड प्रोसेसिंग को समझ लीजिए, मतलब खाद्य प्रसंस्करण, हम ज़्यादा बेहतर होगा कि हम फूड प्रोसेसिंग कहें, वो भी आप समझ लेते हैं। अब जैसे कोई भी खाद्य पदार्थ है, वो आप उसको परिवर्तित करते हैं और परिवर्तित करके ऐसे कर देते हैं कि वो आप लंबे समय तक आपके पास रहे, लंबे समय तक आपके पास रहे, उसको आप संस्कृत करते हैं। मतलब आज आपने उसको आज तो रॉ मटेरियल रूप में मान ली मिर्चा है, तो मिर्चा तो आज आपके पास है, लेकिन वो लंबे समय तक, साल भर 6 महीना अगर रखना हो तो उसको आप क्या करेंगे? तो कुछ उसको गांव के लोग क्या करते हैं कि उसमें प्रोसेसिंग करते हैं, कुछ मिर्चा को मसाला डालते हैं, फिर उसमें सिरका डालते हैं और इस तरह से बना के और रखते हैं। वो सालों तक वो मिर्चा चलता है और उसका जब ज़रूरत होती है तो उपयोग करते हैं। बहुत सारे आइटम हैं, मतलब पूरा आचार का पूरा आइटम जो है आप देखिए कि वो प्रोसेसिंग जाता है। तो खाद्य रॉ मटेरियल जो अनाज है, फल है, ये बहुत सारे जड़ है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास हैं, उसको आप बना के इस तरह से प्रोसेस करते हैं कि उसको आप लंबे समय तक उपयोग के लिए रख सकते हैं। और उसको गांव में नहीं, गांव से कहीं भी उसको उपयोग के लिए भेज सकते हैं और उसकी उपयोगिता रहती है। कहीं भेज दीजिए, वो आप उसको, जैसे आलू है उदाहरण के लिए, अब आलू अगर आज पैदा हुआ तो आज उसको मार्केट में आप बेचने जाएंगे तो उससे क्या मिलेगा आलू से? उस समय जब चारों तरफ आलू हो जाता है तो उसका दाम गिर जाता है। तो लोग क्या करते हैं, गांव में आजकल प्रोसेसिंग गांव में हो नहीं रहा आलू का प्रोसेसिंग, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ले जाकर कोल्ड स्टोरेज में डाल देते हैं। अब ये अच्छी चीज़ है कि बस भाव जब अच्छा होगा तो बेचेंगे, लेकिन होता क्या है कि आलू का दाम जब समय भाव के इंतज़ार करते रहते हैं और कभी ऐसा होता है कि भाव चढ़ता ही नहीं, और कभी कभी ये भी देखने को आया है कि आलू जब कोल्ड स्टोरेज से निकालते हैं तो जिस भाव पर वो पहले बिक रहा था उससे भी कम भाव पर निकलता है, और कोल्ड स्टोरेज का किराया भी देने लायक की हैसियत में नहीं रह जाते।
बड़ा नुकसान हो जाता है। लेकिन अब जैसे आलू का उदाहरण है कि आलू अगर कहा गया है कि भाई एक आलू को आप बेचने जाएगा तो 2-4 पैसे शायद एक आलू का, बड़े आलू का मिल जाए। लेकिन अगर और उसी आलू को पेप्सी वाला क्या करता है कि उसको चिप्स बना के और एक आलू, बड़े आलू को वो 10 रुपये में बेचता है। ये क्या बदला? आलू तो वही है, लेकिन ये प्रोसेसिंग बदल गया। उसने क्या किया कि आलू को बॉयल किया, उस आलू को उसने कटवा के थोड़ा मीट मसाला लगवाया और एक अच्छे ढंग से पैकिंग कर दिया, और ताकि वो आलू पैक हो गया, हवा जाता नहीं है, इसलिए कुरकुरा बना रहता है, और पैकिंग होके दूर तक आप जहाँ चाहें उस पैक को भेज देते हैं, और वो लोग खरीदते हैं और खाते हैं, और सालों तक पड़ा रहता है प्रोसेसिंग। तो अब ये देखिए, वो आलू आप 20 रुपये 25 रुपये में पूरा पैक, उसको बड़े पैक को 25 रुपये में कहते हैं, छोटे पैक को भी 10 रुपये में करते हैं, मुश्किल से 1-2-3 आलू उसमें रहता है। तो ये प्रोसेसिंग देखिए, है तो किसान की बनाई हुई चीज़, लेकिन किसान तो ये प्रोसेस नहीं करता है तो उसको उसका फ़ायदा नहीं मिलता है, और पूरा आलू का लागत भी चली जाती है और परेशान हो जाता है, बर्बाद भी हो जाता है बहुत बार मामले में। तो इसी से आप समझ लीजिए कि ये प्रोसेसिंग, जैसे मिर्चाई है। अब आप मिर्चा को आप सुखाते हैं, गांव में तमाम मिर्चे होते हैं, लोग सुखा देते हैं, सुखा के पैकेट कर देते हैं, और जब सुखा को मार्केट में भेजते हैं तो मिर्चा सूख के पैकेज में, मसाले वाले मिर्चे नहीं करते जो अचार बनता है, सूखा दिया और उसको प्रोसेस कर दिया, भेज दिया, अच्छा दाम मिल जाता है। हल्दी है, सुखाया, उसको पीसा, उसको प्रोसेस किया और पैकिंग बढ़िया कर दिया। हल्दी देखिए, आप पहले गांव में ये कल्पना भी नहीं करता था कि मसाले गांव में पैकेट में मिलेंगे। पहले हर आदमी ये सोचता था कि बल सील-बट्टी पर पीसो और तभी मसाला तैयार होगा। लेकिन आप देखिए, आज गांव तक में भी सील-बट्टी गायब है, सबके यहाँ वो पैकेट के मसाले सबके घर यहाँ रखे हुए हैं, और पूरे देश भर में जो जिन लोगों ने मसाले का फूड प्रोसेसिंग किया वो मालूमाल हो गए, और इतने मालूमाल हुए, खूब पैसे लोग कमा रहे हैं, और तरह के मसाले बाज़ार में आए हैं। ये फूड प्रोसेसिंग। तो ये फूड प्रोसेसिंग तो, और चाहे पापड़ है, अब लिज्जत पापड़ देखिए कितना मशहूर हुआ, पापड़ क्या उस मालूमाल हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें जो फूड प्रोसेसिंग में हैं, ये गांव के लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और गांव के लोग घर खेती के साथ इन कामों को करें। देखिए, मैं जब भी आपसे गांव के बारे में बात करता हूँ तो मेरा ज़्यादा जोर इस बात रहता है कि अपने खेती के साथ इन कामों को करिए, ताकि जो खेती की आय तो आपको हो ही रही है, पशुपालन से जो आय हो रही है, उसके साथ साथ आय में थोड़ी वृद्धि इन चीज़ों से भी हो जाए, ताकि आपके पास साल भर कमाने के स्रोत रहें और साल भर आय के भी स्रोत बने रहें। ये गांव के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो सारी चीज़ जब कई चीज़ करेंगे और उसी में थोड़ा थोड़ा समय देंगे, तो कई स्रोतों से जब आय होगी तो आप खुशहाली गांव में आएगी। तो ये फूड प्रोसेसिंग, तो वैसे तो अब फूड प्रोसेसिंग देखिए, पहले हिंदुस्तान में कहा जाता था कि भाई हिंदुस्तान में तो हर चीज़, लोगों को ताज़ा भोजन करने की आदत है, हर चीज़ ताज़ा बनाने की आदत है, इसलिए यहाँ फूड इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा ये संभावना नहीं है। लोग इस बात को कह के लोग इसको डिस्करेज करते थे, हतोत्साहित करते थे कि यहाँ सब चीज़ ताज़ा लिया था, लेकिन ऐसी तो है नहीं। जैसे कहा मैंने मसाला, अब मसाला तो घर घर गांव तो पहुँच गया है, और शहरों में तो खैर मसाला कोई है ही नहीं है, सारे के सारे शहर में अब तो वही पैकेट वाले ही मसाले आते हैं। फ्रूट जूस देखिए, देखते देखते फ्रूटी हर जगह, हर गांव देहात कस्बे में फ्रूटी पहुंच गया। ये फ्रूट जूस बना के लोग अब पहुंचा रहे हैं, तमाम तरह के जूस हैं, अब तो पहुंच गए। जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है, और उसको हमारे किसान से गांव के लोगों को समझना चाहिए कि जब से ये माल खुले हैं ना, बड़े बड़े माल, और खुलते ही जा रहे हैं माल, हर मालों में आप जाएंगे तो एक फूड का बहुत बड़ा सेक्शन बना रहता है, बहुत बड़ा सेक्शन। उस फूड सेक्शन में आप जाएंगे तो गांव में कोई चीज़ की, जिसमें अगर लवंग भी है आप, तो लवंग भी बढ़िया पैकेट में आपको मिल जाएगा। तमाम जगह तो पाचक बन गए हैं, छोटे छोटे पाचक समझ लीजिए रखे जा रहे हैं कि पाचकों को, जो कि गांव में बड़ी आसानी से पाचक हींग मिला के
पाचक बनने और फूड जितने मालों में रखेंगे, पूरे माल में कम से कम सैकड़ों वैरायटी के फूड स्टफ जो हैं वो आए हैं। और सब कहाँ से आते हैं? सब गांव से आते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में नहीं बनते हैं, छोटे छोटे गांवों से ये सब बन के आ रहे हैं। तो अब तो आप जो बनाएंगे वो माल वालों की ज़रूरत हो चुकी है। आपके माल पहले कोई लेता नहीं था, अब तो सारे के सारे माल में आपकी चीज़ें पहुंच जाएंगी। और जो कृषि कानून में आप देख रहे हैं, कृषि कानून में जो कॉर्पोरेट को जो ठेके पर खेती करने के लिए बात कही जा रही है ना, बहुत सारे कॉर्पोरेट घराने ये इन बिजनेस में घुसने के लिए लालायित हैं कि हम फूड प्रोसेसिंग के वाले काम में लग जाएं, और वो करवाएंगे आपसे। एक प्लांट लगा लेंगे अपने यहाँ आपके गांव के किसी बड़े कस्बे में, और आपसे करवा के और वो अपना वो करवाएंगे आपसे, अपने यहाँ पैकिंग करेंगे, बढ़िया लिखा पढ़ी उसके लिख कर और भेजेंगे। और लेकिन करेंगे आप जो चीज़ आप खुद कर सकते हैं और खुद बेच सकते हैं। और इस पर फूड प्रोसेसिंग में सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी, जैसे मैंने लघु उद्योग में दे रखा है उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं। इसमें भी बहुत सारे छूट, बहुत सारे स्कीम, बहुत सारी योजनाएं, ये सारी योजनाएं आप लोगों को दी जा चुकी हैं। और वो एक नहीं, मतलब इस अब तो फूड पार्क बन रहा है, फूड्स के लिए ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि लोगों को एक बहुत सारे गोदाम बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल बनाई जा रही है जो कि एयर कंडीशन हो, उसमें फूड स्टफ को यहाँ से वहाँ ले जाएं। जैसे सब्जी वब्जी तमाम चीज़ें हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत चीज़ें बन रही हैं। इतना ही नहीं है, कुछ ट्रेनें चलाई गई हैं जो कि फास्ट ट्रेनें जो कि जिस एरिया में फूड स्टफ तैयार हो रहा है उसको ले जाके दिल्ली और राजधानियों में वहाँ से सब्जी और सड़ने वाली चीज़ें, फल फूल को वहाँ बिल्कुल फास्ट एक दिन में 24 घंटे में पहुँचाया जाए ताकि वो ताज़ी रहे और वहाँ बिक जाए। ये सब काम हो रहे हैं। तो ये फूड प्रोसेसिंग वाले में गांव के लोगों को जानकार होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब ये कितनी बड़ी संभावना है, बस समझने के बाद। अब आप तो जानते ही नहीं, जो मैंने बताया कि आप अपनी भूमिका, आप क्या जानते हैं कि भाई एक तो पापड़ बना दो, बस ज़्यादा से ज़्यादा ये समझ गए, जबकि सैकड़ों आइटम है। थोड़ी सी जानकारी के बाद आप पैदा कर सकते हैं और उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। और ऑनलाइन आज तो है, अमेजान भी खरीद रहा है और बहुत सारे और भी कंपनियां आ गई हैं जो कि आपके माल वहीं के गांव से ही उठा लेंगी और वो बेच देंगी। बस थोड़ी क्वालिटी आप उसको जानिए और बनाइए। अब तो वो भी ऑनलाइन, अब मोबाइल से आप ये सारे बिजनेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब गांव पंचायतों को तो कोई अधिकार है नहीं कि आपको फूड प्रोसेसिंग में मदद करे। जैसे लघु उद्योग में गांव पंचायत को तो कोई मदद करने का अधिकार है नहीं। किसको अधिकार है? सरकार को। फूड प्रोसेसिंग में किसको अधिकार है? फूड प्रोसेसिंग वो मंत्रालय अलग है, उसका फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय। उसी तरह लघु उद्योग का MSME का मंत्रालय है। ये सब मंत्रालय और सरकार के स्तर पर काम होते हैं। लेकिन गांव पंचायत के स्तर पर तो कहीं ये आप बताइए कहीं हो रहा हो कि भाई MSME का कोई योजना आपको गांव में लागू करना हो तो गांव स्तर पर उसकी आपको कोई उसका लाभ कोई जानता हो और कोई बता दे। उसी तरह गांव स्तर पर कोई फूड प्रोसेसिंग के बारे में आपको कोई सुविधा मिल जाए, कहीं तो कोई मिला नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब गांव सरकार बनेगी तो जैसे हर कमेटियाँ होंगी, उसी तरह लघु उद्योग और फूड प्रोसेसिंग की भी अपनी एक समिति होगी। ये समिति इन चारों सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करेगी कि क्या लघु उद्योग क्या है, क्या फूड प्रोसेसिंग है, उसके बारे में जाकर ट्रेनिंग हासिल करेगी, लोगों को सारी योजनाओं के बारे में बताएगी, कितनी छूट हो सकती है, कितना गांव में हम उसको मान लीजिए लघु उद्योग हम अपने गांव में, छोटे गांव में नहीं करा सकते, लेकिन फूड प्रोसेसिंग में क्या कर सकते हैं, कितने मामले में मसाले की पैकिंग कर सकते हैं, कितने मामले में अचार बनवाने की हम लोग मदद कर सकते हैं, कितने मामले में हम सब्जी भिजवाने के लिए मदद कर सकते हैं, कितने मामले में हम उन चीज़ छोटे और भी फल फूल या रस वो जूस के मामले में हम कैसे निकाल सकते हैं और कैसे बाहर मार्केटिंग करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें गांव के पंचायत की जो समिति होगी वो करेगी और करके लोगों की मदद करेगी। और मान लीजिए हम फूड प्रोसेसिंग में 2, 4, 5 परिवार 10 परिवार को मदद करा दें तो हमने कितना उसमें एम्प्लॉयमेंट भी तो दे रहे हैं, रोजगार मिला,
पैसा है। तो जब गांव में हम सबके पास खेत नहीं, जिसके पास खेत नहीं तो वो मजदूरी कर रहा। हमने भाई तुम मजदूरी करो, लेकिन थोड़ा सा फूड प्रोसेसिंग का भी काम करो, तुम्हारे आय में वृद्धि हो जाएगी। बहुत सी महिलाएं खाली बैठी जो खाली हैं उनका कुछ समय खाली रहती हैं, तो उनको फूड प्रोसेसिंग करें। और ये जो फूड प्रोसेसिंग है, सरकार ने इसको माइक्रो लेवल पे इसको कहा कि इसको माइक्रो लेवल पे किया। माइक्रो लेवल माने सूक्ष्म स्तर, समझ लीजिए। मतलब 10 लाख रुपए तक सरकार जो है लोगों को मदद दे रही है। जैसे आप पापड़ बनाना चाहते हैं और आप पैकिंग, पापड़ तो बना देंगे, उसमें तो ज़्यादा पैसा नहीं, आलू खरीदा और पैकेट बना दिया। लेकिन पापड़ को पैकिंग कराने के लिए, मार्केटिंग कराने के लिए, शहर भेजने के लिए सरकार 10 लाख रुपया तक मदद कर देती है कि 10 लाख रुपया तक आपको लोन देगा, उसमें सब्सिडी दे देगी, पापड़ बना के दे। अचार को है, मान लिया अचार तो आप घर बना लेंगे, लेकिन अचार को पैकिंग कैसे करेंगे, उसमें लेबल लगाएंगे, लेबल बनवाने के लिए पैसा लगेगा। फिर उस बोतल में रखने के लिए या शीशी में रखने के लिए उसके लिए खरीद लाएंगे, 2-4 एम्प्लॉय रखेंगे, बिजली का खर्चा थोड़ा आएगा। तो इसके लिए 5-10 लाख सरकार आपको मदद कर देगी। आपने अपने गांव में बना लिया और जब फुर्सत मिला तो उसको अचार बनाया और जब मौका उसको बेचने लगे। उसी तरह अब तो आप जैविक खेती आ रही है। जैविक खेती में आप थोड़ा सा सब्जी ज़मीन है, उसमें आपने सब्जी बोदा और जैविक खेती का पैदा किया, मदद लिया सरकार से, पैसा मिला, उसे जैविक खेती बनाया, उसके प्रॉफिट लेके माल में चला गया। जैविक खेती में जो माल आपका सब्जी जो है यहाँ 25 रुपये मिले, जैविक खेती के नाम पर 100 रुपये और 125 रुपये कैसे मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये जानकारी आपको जब तक नहीं होगी तब तक न सोच बनेगी, और जब तक सोच नहीं बनेगी तो फिर उस दिशा में प्रयास नहीं होगा, और जब प्रयास नहीं होगा तो आप वहीं जो गांव के लोग हैं भैया, आप जहां हो वहीं पीढ़ी दर पीढ़ी बीता जाए। अब अभी चुनाव हुआ, अब देखिए अभी चुनाव में दूसरा 19 तारीख को है दूसरा चरण, कल चुनाव होने वोट पड़ा, अभी पहला चरण पड़ गया। अभी मुझे तो खबर आई कि चुनाव में खूब लोगों ने पैसा बांटा, औरतों को उन्होंने साड़ी दिया, किसी को सिक्का दिया, किसी को कुछ लोग पायल बांट रहे थे, कुछ लोग क्या बांटे, कुछ लोग नगद 1000 रुपया दिए। खूब ये पैसे घुसबाजी के सब चालू हुए, क्योंकि बस प्रधानी हो जाए और प्रधान होके बस नज़र है कि जो सरकार का पैसा आए उस पर लूटने का व्यवस्था कैसे हो जाए। तभी तो ये सब खर्च किया जा रहा है और खूब खर्च हो रहा है, हमें सब खबर मिल रही है। अभी पहले ही चरण में देखने को मिल गया, अब वो नहीं सिखाया दूसरे चरण में देखिए, अभी तो कई चरण होने वाले हैं। तो इसीलिए कहता हूँ कि इससे कुछ नहीं बदलने वाला है। ये प्रधान का चुनाव, फिर प्रधान लोग हो जाएंगे, फिर लोग प्रधान और अधिकारी और दलाल सब मिल के फिर आपके पैसे का लूटेंगे। आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलेगा, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में तभी बदलाव आएगी जबकि गांव सरकार, और जान लीजिए मैं बार बार कहता हूँ 3 चीज़ें जान लीजिए कि अगर गांव में आर्थिक संपन्नता लानी हो तब गांव सरकार चाहिए। गांव में अगर आपको चाहिए कि गांव में सामाजिक रूप से खुशहाली आए तब आपको गांव सरकार चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि गांव में पर्यावरण और स्वास्थ्य लोगों की अच्छा रहे तब भी गांव सरकार चाहिए। तो गांव सरकार स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, आपके आर्थिक संपन्नता के लिए भी जरूरी है और खुशहाली के लिए। और जब तक ये गांव सरकार नहीं बनेगी तब तक न आपकी संपन्नता आएगी, न आप में स्वास्थ्य आएगा और न आप खुशहाल होंगे। और जब 1.25 अरब के आबादी वाले देश में, चाहे मैं 1 अरब जहाँ लोग देश गांव में रहते हैं, वो खुशहाल नहीं होंगे, संपन्न नहीं होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे, तो यह देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता था, कभी यह देश संपन्न नहीं बन सकता, खुशहाल नहीं हो सकता। इसको गांठ बांध लीजिए। और आपको गांठ बांधने के लिए मैंने शुरू में ही चर्चा की कि कोरोना ने एक छोटी सी महामारी ने, हम छोटी सी महामारी इसलिए कर रहे हैं कि मान लीजिए इससे हम 1.25 अरब की आबादी में अभी कितने लोग प्रभावित हैं, मान लीजिए कि अभी 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख प्रभावित हैं, मान लीजिए हम सब करोड़ों लोग प्रभावित हुए, तब भी एक छोटी महामारी है, इसको हम बचा सकते हैं, इस महामारी से भी मुक्त हो सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 50 करोड़ लोग इस महामारी से प्रभावित हो गए, हमारे गांव तो प्रभावित नहीं हुए। तो इस छोटी सी महामारी में हम क्या, हमारा जीवन हो गया एकदम डर और आतंक और भय से एकदम हम
शहरों में एकदम सब लोग डरे हुए हैं, लग रहा है कि उन्हीं के ऊपर मौत आ रही है। पूरा जीवन को उथल पुथल कर दिया है, सारे यहाँ रोजगार धंधे उसी डर के मारे सब बंद होते जा रहे हैं, हम निकल नहीं रहे हैं, सारा रुक गया। तो ये अगर हम ये इतनी इस चीज़ का हम मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं जब गांव सरकार हमारा जिस दिन बन गई, इन चीज़ों को हम बहुत आसानी से मुकाबला कर लेंगे और इतने आसानी से मुकाबला कर पाएंगे, ये सारी विपत्तियाँ आएंगी तो हम इनको पूरा सक्षम रहेंगे कि इन मुश्किलों को झेल लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। अभी तो हम जैसे ये आती है इन मुश्किलों को झेलने लायक करना जाते हैं और हाय हाय तौबा मच जाता है, चारों तो हाहाकार मच जाता है। तो इसलिए मैं फिर आपसे अनुरोध करूँगा साथियों कि हम पूरी की पूरी कोशिश सब हम लोगों को मिल के करें कि कैसे हम कितना जल्दी गांव का सरकार बनाएं। अब चुनाव खत्म हो रहे हैं, इसके बाद इस आंदोलन को बहुत तेज करना है। जैसे चुनाव चुन के जाएंगे, एक दिन नहीं बैठना है और हमें इस 5 साल का जो मौका मिलेगा, इस 5 साल में हमें हर हालत में गांव सरकार गांव में स्थापित कराई देना है और यही भारत का भविष्य है। यही भारत को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जो हम लोग कहते हैं कि भारत को हम हर क्षेत्र में उत्कर्ष पर ले जाने का जो सोचते हैं, भारत परिषद का संकल्प है, उसी तरह नैतिक पार्टी का संकल्प है, ये दोनों इसी से पूरा होगा। भारत उत्कर्ष पर तभी पहुंचेगा जबकि हम गांव सरकार बनाएंगे और यहीं से हम भारत को हर दिशा में उत्कर्ष पर पहुंचाने में सफल होंगे। धन्यवाद साथियों। अब आपसे फिर एक बार कहूँगा कि इस संवेदना को आप इस मुश्किल समय में न संवेदना खोइए, न धैर्य खोइए। इस मुश्किल घड़ी में अपने को मन और से मजबूत रखिए और इसको अपना आत्मबल बनाए रहिए और ये देखिए कि ईश्वर हमारे साथ है और हमारे ईश्वर रक्षा करेगा और जो होना हो तो होगा, वो तो हम झेलेंगे, उसके डरिए मत। जो होना होता है तो होगा, मौत से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मौत असंभावी है, वो तो आएगी। लेकिन उसके आने के पहले ही हम डरें ये नहीं, मुकाबला करेंगे और जो लोग जहाँ भी हैं जितना मदद कर सकते हैं उन लोगों को मदद करें ताकि लोगों को अस्पताल तक सुविधा मिल सके और घरों में उनको जो दिक्कतें अगर घर में हैं तो घर में उनको सुविधा मिल सकता है। इसके लिए आप भारत परिषद के नैतिक पार्टी के हमारे जितने साथी हैं उनसे कहेंगे कि जो लोग घरों में हैं उनको घरों में पहुँचाएँ और जो उनकी जानकारी और ताने पहुँचाने के लिए उसमें सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।